हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आदेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो ये जो M2R5 जो मॉड्यूल है, इसकी पूरी जो सीरीज में अपलोड कर रहा था वीडियो ट्यूटोरियल, या फिर मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ बीच बीच में, तो उसी सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे CSS के बारे में। तो ये जो आपका मॉड्यूल है, इसमें ये जो यूनिट है ये है यूनिट नंबर 4। तो CSS को मैं दो लेक्चर में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली यूनिट 4 जो है उसमें CSS के बारे में बताऊंगा, और अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, उसमें बताऊंगा CSS फ्रेमवर्क के बारे में। तो चलिए आज के लेक्चर में बात करेंगे CSS के बारे में। आई होप कि आपको सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसके करूंगा रिप्लाई। और अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़िए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि CSS बेसिकली होती क्या है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो CSS की देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट, यानी जो इसकी फुल फॉर्म होती है CSS की, वो होती है कास्केडिंग स्टाइल सीट। और किस लिए यूज की जाती है, इस एग्जाम्पल को मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है CSS यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द वेब पेजेस, यानी वेब पेज में फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। अब इस एग्जांपल को इस तरीके से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आपके पास सपोज 4 वेब पेजेस हैं, तो सपोज ये हैं आपके, आपको पता होगा वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। सपोज ये होम, अबाउट और सर्विसेज, इस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज हमारे पास जितना भी इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर, इस पेज के अंदर, इसी तरीके से इस पेज के अंदर सारे का कंटेंट का जो कलर है, लेट्स से वो है सपोज ब्लैक। अब मुझे ये रिक्वायरमेंट आ गई कि मैं सारे के सारे जो कंटेंट है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम ब्लैक टू रेड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो हर पेज में जाके मुझे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा HTML टैग जो है वो सेम पेज पर ही अप्लाई होता है। अगर आपको दूसरे पेज में वही चीज अप्लाई करनी है तो आपको उस पेज के अंदर भी वो टैग लगाने पड़ेंगे, जिससे कि वो चेंज हो जाए। लेकिन अगर आपने CSS का यूज कर रखा है तो आप एक एक्सटर्नल CSS बना सकते हो। इसका मतलब आप यहाँ पर एक CSS की फाइल बना दोगे। ये है सपोज CSS की फाइल, यानी .css। अब आप इसके अंदर जो फ़ॉन्ट की डेफिनेशन है, यानी जो फ़ॉन्ट का कलर है, वो यहाँ पर आपका पहले होगा ब्लैक, उसको बदल के कर दोगे सपोज रेड। वो कैसे करेंगे, वो टैग मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब आप यहाँ पर रेड कर दोगे तो जिस HTML पेज ने, या जो हमारे वेब पेजेस हैं, उन्होंने इस CSS फाइल को कॉल कर रखा होगा। यहाँ पर इस पेज ने भी कॉल कर रखा होगा, इस पेज ने भी कॉल कर रखा होगा। तो इस पेज में क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी फॉन्ट की वो CSS में डिफाइंड है, और वो CSS एक जगह हमारी एक्सटर्नल CSS रखी हुई है, तो आपका हर पेज उसी कोड को रीयूज कर सकता है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कितना आसान हो जाएगा और कितना आपका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि आपको हर पेज में बार बार वो जाके काम नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही जगह उसका CSS में डेफिनेशन लिख सकते हो। ये होता है मेन यूज CSS का। और इसके अंदर बहुत सारे आपके टैग होते हैं, एट्रीब्यूट हम उनको बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो इजीली एज कंपेयर टू HTML टैग। तो वो कौन कौन सी एट्रीब्यूट होते हैं या प्रॉपर्टी होती हैं, वो मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, वहां से आप इजीली उनको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो उसके ऊपर एक वीडियो बना के, जहां पर मैं सारे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, वो मैं दिखा भी दूंगा। तो CSS का मेन काम होता है, यानी आपको पेज के अंदर स्टाइलिंग करनी है तो आप CSS का यूज कर सकते हो। CSS आपके पेज की फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, ये करने के काम आती है। और अगर आप एक्सटर्नल CSS लगाओ तो वही CSS आपकी रीयूज भी हो जाती है। ये होते हैं बेनिफिट CSS के। अब बात करते हैं कि CSS किस टाइप की होती है, तो कितने टाइप होते हैं CSS के, वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर रखे हैं। तो देखिए 3 तरीके की CSS होती है। पहला टाइप है आपका इनलाइन CSS, दूसरा टाइप है आपका इंटरनल CSS, और तीसरा टाइप है आपका एक्सटर्नल CSS। ये तीनों टाइप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और CSS आपके पेज पर लगती कैसे है डॉक्यूमेंट पे, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको पहले अभी अब रफ कर देता हूँ, ये पूरी मैं फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ, और इस पेज से जो है मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ। तो क्या करना होता है, देखिए जो CSS होगी वो आपके HTML पेज के अंदर ही लग जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं HTML पढ़ा रहा था, कि HTML पेज के अंदर आपका HTML का डॉक्यूमेंट, आपका CSS, जावास्क्रिप्ट, तीनों चीजें आपकी HTML पेज के अंदर आ सकती हैं। तो HTML के अंदर मैं एक टैग लगाता हूँ हेड,
के बाद मैं इस हेड की सपोज क्लोजिंग कर देता हूं। तो जो आपकी CSS होती है इंटरनल CSS, वो आप स्टाइल के अंदर लगा सकते हो। आप एक टैग लगाओगे स्टाइल, उसके अंदर आप जो CSS लगाओगे वो CSS पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो अभी तो मैं आपको सबसे पहली वाली CSS का टाइप बताता हूं, जिस CSS का नाम होता है इनलाइन CSS। इंटरनल को हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं इनलाइन CSS की। तो इनलाइन CSS किस तरीके से लगती है आइए वो देख लेते हैं। पहले मेरा हेड टैग बंद हो गया, पहले मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी, और बॉडी के बाद मैंने लिख दिया सपोज ये मैं बॉडी भी क्लोज कर देता हूँ, लेट्स से बॉडी, और ये मेरा बॉडी टैग स्टार्ट, और फिर मेरा ये बॉडी टैग क्लोज हो गया। ठीक है, ये मेरा HTML भी क्लोज हो गया। ये मेरा HTML का डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। HTML शुरू, हेड यहाँ पर खत्म, बॉडी, और बॉडी के बाद HTML क्लोजिंग। अब इस HTML के अंदर जो बॉडी टैग है इसके अंदर मुझे सपोज कुछ लिखना है, और मैं उसके लिए बना रहा हूँ सपोज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आपको पता होगा, आप पैराग्राफ बनाने के लिए P टैग का यूज कर सकते हो। P टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा ये जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट कंटेंट हमने जो लिखा है क्या ये आ चुका है, और फिर इसके ऊपर हम CSS लगाएंगे। तो CSS किस तरीके से लगाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और पहला टाइप हम CSS का करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इनलाइन CSS की। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को, और मैं इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से CSS intro.html। ये मैंने इस पेज का नाम दे दिया। तो ये जो है डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया होगा। हम उस फोल्डर के अंदर चलते हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे CSS intro नाम का एक फाइल HTML का पेज बन चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद वेब पेज। यहाँ पर हम गए गूगल क्रोम के अंदर। अब आप देखोगे ये कंटेंट उस पेज के अंदर लिखा हुआ आ गया। अभी कोई CSS अप्लाई हमने नहीं की है, अभी हमारा सिंपल HTML पेज आया है। अब CSS किस तरीके से अप्लाई करते हैं वहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम उसी पेज पे आ जाते हैं जो यहाँ पर हमारी कोडिंग लिखी हुई है। तो सपोज ये देखिए इस पैराग्राफ के ऊपर, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर यानी कि मुझे CSS अप्लाई करनी है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि मैं इनलाइन CSS दे सकता हूँ। तो इनलाइन का मतलब है उसी टैग के अंदर मैं CSS लगा दूंगा। तो उस टैग का जहां से ओपनिंग होगी और जहां तक क्लोजिंग रहेगी वहां तक वो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो इसके अंदर हम किस तरीके से लगाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू इस तरीके से। तो जो भी CSS आपको लगानी है आप यहाँ पर लगा सकते हो। वो CSS की कितने प्रॉपर्टी हैं वो मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको एक PDF फाइल में दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़नी है, मैं उस ईमेल आईडी पर आपको PDF भेज दूंगा, या फिर आप मुझे जो मेरा नंबर दिया रहता है व्हाट्सएप में, आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उस पर वो फाइल भेज दूंगा। तो देखिए किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है सपोज ये जो पैराग्राफ है इसका जो फॉन्ट है बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा ब्लैक कलर का आ रहा था। अगर मुझे सपोज इसका फॉन्ट का कलर बदलना है तो प्रॉपर्टी होती है कलर, और वहां पर आप देते थे इक्वल टू लगा के, जब टैग के आगे प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट लगाते थे यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी कॉलन लगा के। तो कलर इज इक्वल टू सपोज मैंने दे दिया रेड। तो क्या होगा, इस फॉन्ट का कलर जो हमारा ये दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ है इसका फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा अगर मेरी CSS है सही। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं। इनलाइन CSS का मतलब है आप जिस टैग के ऊपर वो CSS अप्लाई करना चाहते हैं उस टैग के अंदर ही आपको CSS लगानी होती है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सपोज यही टैग मुझे यहाँ पर फिर दोबारा आ गया P टैग, तो आपको फिर से उसके साथ CSS लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये CSS पूरे पेज में जितने भी टैग हैं एक जगह में लिख दूं, तो उसके लिए तरीका होता है आपका इंटरनल CSS लगाने का। और आप मल्टीपल पेज के ऊपर CSS लगाना चाहते हैं एक ही जगह पर लिख दें तो फिर आप एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं। एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS किस तरीके से लगती है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले हम इस एग्जाम्पल को सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए फिर से मैं उस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं। अब आप देख पा रहे होगे उस पेज का जो हमारा कंटेंट था दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, उसका जो फॉन्ट था उसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, आप CSS लगाने की, जिसमें हमने लगाई थी इंटरनल CSS। तो मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, अभी बताया है कि पैराग्राफ मैंने एक बनाया, पैराग्राफ हमारा एक टैग था P टैग, तो किसी भी टैग के अंदर ही आप CSS लगा सकते हो। और आप इसी के साथ अगर आपको मान लो कलर रेड करना है और कोई भी प्रॉपर्टी करनी है तो वो भी आप सेमीकोलन लगा के मल्टीपल प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे सपोज मुझे और कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है कि कलर तो इसका हो गया ये, फॉन्ट हो गया ये,
और ये हो गया बोल्ड, ये सारी प्रॉपर्टी भी लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो वो किस तरीके से लगाते हैं, वो मल्टीपल प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा। अब सपोज इसी तरीके से मुझे बॉडी के साथ मुझे पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इस बॉडी एट्रीब्यूट के साथ, आपको पता होगा बॉडी के साथ मैं बीजी कलर देता था, वो होता था HTML टैग की प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं CSS से लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर CSS भी इनलाइन इस बॉडी टैग के साथ दे सकता हूँ। लेकिन इस बॉडी टैग में इनलाइन CSS हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मैं सीखना चाहता हूँ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS किस तरीके से लगाते हैं, इस हेड के अंदर मैं यहाँ पर एक टैग लगा देता हूँ स्टाइल। स्टाइल CSS टैग लगाने का मतलब है आपकी CSS स्टार्ट हो चुकी है और वो आप लगाओगे हेड के अंदर। जब आपको CSS खत्म करनी है तो वो आप स्टाइल क्लोज कर दोगे। इसके बीच में आपको CSS का टैग लगाने पड़ेंगे, CSS की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। CSS की प्रॉपर्टी आते हैं उसके लिए आपको सेलेक्टर का पता होना चाहिए। सेलेक्टर का मतलब आप किसके ऊपर वो CSS अप्लाई करना चाहते हो, या आपका कोई टैग के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, या आपके पास कोई एलिमेंट है जिसकी कोई आईडी आपको पता है, या फिर आपको उसका क्लास का नेम पता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनको बोलते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग सेलेक्टर की। यानी सपोज मुझे बॉडी जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है, मुझे सपोज इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो किस तरीके से लगाते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमें टैग के ऊपर अप्लाई करना होता है CSS तो हम सिंपली लिखते हैं बॉडी। जैसे मुझे बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया बॉडी और ये मेरा हो गया क्लोज। तो इसका मतलब हो गया बॉडी टैग के ऊपर मैं वो CSS अप्लाई करना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब कौन सी CSS में लिखूंगा, सपोज मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बैकग्राउंड कलर हाइफन कलर कॉलन, कौन सा कलर मुझे रखना है, लेट से मुझे रखना है सियान। तो इसका मतलब हो गया यानी बॉडी जहां पर टैग होगा मेरा HTML के अंदर, इसी पेज के अंदर, क्योंकि इंटरनल CSS है तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं बदल के कर दूंगा सियान। ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है। और अगर मुझे और किसी के ऊपर भी करना है, मान लो बॉडी के साथ तो मैंने लगा दिया, लेकिन मुझे किसी डिव के ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ पर ही उसको आगे कंटिन्यू करूंगा इस स्टाइल के अंदर। अब चलिए इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या मेरा जो बॉडी टैग था उसके ऊपर क्या बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो गया है, क्या ये सियान कलर आ गया है या फिर नहीं। तो चलिए उस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश और मैं करूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि बॉडी के ऊपर आपका सियान कलर अप्लाई हो गया है। तो अब आपको इंटरनल CSS भी मैं बता चुका हूं, इंटरनल CSS लगाने का ये तरीका होता है और जो आपका इनलाइन CSS होती है वो इस तरीके से लगती है। तो इनलाइन CSS में भी अगर मुझे यहाँ पर सपोज मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाने हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं सेमीकोलन लगा के यहाँ पर मल्टीपल दे दूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे बॉडी के ऊपर यहाँ पर और भी एट्रीब्यूट लगाने हैं तो मैं यहाँ पर नई लाइन में, देखिए मेरा सेमीकोलन यहाँ पे खत्म हो चुका था, मैं यहाँ पर नई लाइन में मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा दूंगा। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और ट्राई आउट कर लेते हैं। इसमें मैं बात करूंगा अब बॉडी के अंदर, जैसे मैंने पैराग्राफ लगाया था, इस पैराग्राफ में आपको एक डिव और बना के दिखा देता हूँ। तो डिव मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, मैंने बताया था ये बहुत टेढ़ा एलिमेंट होता है, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो किस तरीके से करूंगा मैंने लिखा यहाँ पर डिव, डिव मतलब डिवीजन, और इस डिव की मैंने कर दी क्लोजिंग, ये लो डिव, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सपोज दिस इज CSS क्लास। मैं CSS की क्लास ले रहा हूं इसलिए मैंने उसके अंदर लिख दिया दिस इज CSS क्लास। अब इस डिव के ऊपर मैं CSS किस तरीके से अप्लाई करूंगा, वो चाहूं तो मैं इस डिव के यहाँ इनलाइन ही दे सकता हूं और चाहूं तो मैं इंटरनल भी दे सकता हूं। तो इनलाइन तो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, इंटरनल मैं आपको दे के दिखाना चाहता हूँ। तो अभी भी देखिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ टैग सेलेक्टर की। तो टैग सेलेक्टर का मतलब है हमारा टैग क्या है वहां पर डिव, तो मैं यहाँ पे डिव के साथ वो एट्रीब्यूट लगा दूंगा, राइट। अब इस डिव के साथ अब आप देखिए डिव के अंदर मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डिव की जो विड्थ है वो कितनी रहे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ रहे सपोज 50%। 50% ये मैंने डिव की विड्थ दे दी, 1 सेकेंड, 50%, राइट। उसी तरीके से हाइट कितनी रहे वो भी मैंने दे दिया, हाइट रहे हमारी सपोज 20%, लेट से। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो मेरा डिव बनेगा उसका बैकग्राउंड कलर मुझे क्या रखना है वो भी मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैंने रखा सपोज, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रख दिया सपोज मुझे रखना है लेट से ग्रीन, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ग्रीन और ये मेरा हो गया सेमीकोलन। तो इस डिव के ऊपर मैंने ये जो मेरा 3 प्रॉपर्टी लगा दी, जिसमें मैंने आपसे बोला कि विड्थ रखनी है 50%, हाइट रखनी है 20% और बैकग्राउंड कलर रखना है मुझे सपोज ग्रीन। तो चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूं और देखते हैं क्या हमारा कोई डिव बना जिसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए
हाइट इतनी होनी चाहिए और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ये वाला। तो चलिए इसको देख लेते हैं, मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। अब आप देख रहे होगे एक डिव यहाँ पर बन चुका है। अगर मुझे इस डिव को पूरे पेज में लेकर आना है, यहाँ से लेके इधर यहाँ तक लास्ट तक, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो विड्थ है वो 50% के इसको कर दूंगा 100%। तो चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ और फिर अब आप देखोगे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डिव पूरे पेज में चला गया। इसके अंदर ये कंटेंट है, दिस इज CSS क्लास, ये इस डिव के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको लगाया कि ये जो है आप जो समझ रहे हैं ये है टैग सिलेक्टर, और उस टैग के ऊपर हमारी CSS अप्लाई हो जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं। आप ग्रुपिंग सेलेक्टर भी होते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होते हैं, टैग सेलेक्टर भी होते हैं, आईडी सेलेक्टर भी होते हैं, क्लास सेलेक्टर भी होते हैं। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन आएगा कि हमारे पास जब हम टैग सेलेक्टर है तो हम आईडी सेलेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। इस एग्जांपल को समझने के लिए सोचिए, सपोज हमने यहाँ पर डिव लगाया था, हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि पूरे पेज के अंदर एक ही डिव रहेगा, हो सकता है एक और डिव आ गया हो यहाँ पर। अब आप देखिए इस डिव के अंदर भी सपोज मुझे इस डिव के ऊपर भी CSS अप्लाई करनी है, बस इस डिव के ऊपर वो CSS अप्लाई नहीं करनी जो इस पे अप्लाई हो रखी थी। यानी फर्स्ट जो डिव था इसके ऊपर अलग CSS अप्लाई करनी है और इस डिव के ऊपर अलग CSS अप्लाई करनी है, बट दोनों के टैग तो आप देखोगे तो डिव ही हैं, तो फिर आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज आईडी, जैसे मैं यहाँ पर इस डिव की आईडी दे दूंगा, आईडी इज इक्वल टू लेट से div1, ठीक है। यहाँ पर दे दूंगा सपोज इसकी आईडी इज इक्वल टू div2, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, इस डिव की आईडी है div1, इसकी आईडी है div2। तो अगर मुझे इस डिव के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी और इसके ऊपर अलग करनी है तो मैं इनको इनकी आईडी से पकड़ सकता हूँ। तो वो किस तरीके से पकड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं आईडी सेलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर डिव दिया था, इसका मतलब ये टैग सेलेक्टर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा हैश लगा के तो वो होता है आईडी सेलेक्टर। तो आप किस एट्रीब्यूट या किस एलिमेंट के ऊपर वो लगा रहे हो CSS, उसके साथ हैश लगाइए और उसकी आईडी लगा दीजिए। जैसे मुझे लगाना है सपोज div1, अब पहले वाले डिव के ऊपर अप्लाई होगी क्योंकि उसकी आईडी है div1। तो अब आप देख लेते हैं, तो अभी भी ये पहले वाले डिव के ऊपर हो जाएगा अप्लाई, सेकंड वाला जो डिव है मेरा उसके ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने दो डिव बना दिए हैं, हालांकि दूसरा डिव तो अभी आपको डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि दूसरे डिव की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने अभी अप्लाई नहीं करी है। तो चलिए इसको मैं देख लेते हैं, यानी जो मेरा आईडी सेलेक्टर है क्या वो भी चल गया। आईडी मैंने यहाँ पर ये डिफाइन करी है div इक्वल टू div1, और यहाँ पर आईडी को हम कैसे कैच करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आईडी को पकड़ने के लिए हम लगाते हैं हैश और साथ में दे देते हैं आईडी का नाम। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, मैं इसको सेव करता हूं और चलिए वापस उसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब भी आप देखोगे तो आपका ये जो डिव है, जो पहले से प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी वही प्रॉपर्टी अभी भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ये तरीका होता है आईडी के थ्रू पकड़ने का। इसी तरीके से आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। क्लास के थ्रू करने का क्या तरीका होता है, अगर आपका कोई एलिमेंट की कोई क्लास है तो आप क्लास को पकड़ते हो। अगर आप क्लास सेलेक्टर यूज करते हो तो उसके लिए यूज करते हैं डॉट लगा के, जैसे मैंने हैश लगाया हैश फॉर आईडी, उसी तरीके से डॉट है आपका क्लास को पकड़ने के लिए। तो अगर आपको क्लास सेलेक्टर यूज करना है तो आप यूज करोगे डॉट। मैं आपको इनलाइन और इंटरनल CSS बता चुका हूं, अब जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है आपका एक्सटर्नल CSS किस तरीके से यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है कि हम एक फाइल के अंदर हम अपना HTML का पूरा कोड लिख लेते हैं और उसके लिए जो हमें CSS लगानी है वो हम एक एक्सटर्नल फाइल बना के, जो हमारी प्योर CSS फाइल होती है उसके अंदर हम अपना CSS का कोड लिखते हैं और उस CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है ये हम देख लेते हैं, और इसका जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आप CSS एक जगह पर लिखते हो एक अलग फाइल बना के, और आप उसको फिर हर पेज पर लगा सकते हो। तो वो एक्सटर्नल फाइल लिंक कैसे होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज ये जो बैकग्राउंड वाला जो हमने ये लिखा था, देखिए ये बैकग्राउंड वाला जो था, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मुझे सियान करना है, ये मुझे एक्सटर्नल CSS के अंदर अगर सपोज लिखना है तो किस तरीके से करेंगे। तो मैं देखिए ये जो पूरी CSS है ये अभी यहाँ से हटा देता हूँ और इस पूरी की पूरी CSS को मैं एक जगह ले जाता हूँ जहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट, और एक एक्सटर्नल फाइल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा न्यू और देखो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ उस कोड को। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी नई CSS की फाइल बनेगी उसका मुझे एक्सटेंशन भी रखना पड़ेगा .css। तो ये मैं CSS की फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर आप देखोगे आपका कोई टैग वगैरह,
क्योंकि प्योर CSS की फाइल है तो आपके सीधे वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जो आपके सेलेक्टर हैं। तो मैंने दो सेलेक्टर इसमें ले रखे हैं, एक है हमारा टैग सेलेक्टर बॉडी और दूसरा है हमारा आईडी सेलेक्टर। तो इस टैग सेलेक्टर के साथ हमने बनाया बॉडी और डिव, ये दोनों के ऊपर जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने यहाँ पर दे रखी है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ सपोज सेव एज और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लेट से स्टाइल डॉट CSS, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। तो ये मेरी CSS की फाइल बन गई। इसके अंदर हमारी दो दो कंट्रोल के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एक बॉडी के ऊपर और एक div1 के ऊपर। div1 आईडी सेलेक्टर और जो है बॉडी जो है वो है आपका टैग सेलेक्टर। तो चलिए ये मेरी स्टाइल डॉट CSS बन गई। अब स्टाइल डॉट CSS अब आपको समझ आ गया होगा कि CSS की फाइल किस तरीके से बनती है, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए CSS। अब इसके अंदर मैं कोई HTML का कंटेंट नहीं डाल पाऊंगा, सिर्फ मैं CSS का कंटेंट डालूंगा। लेकिन ये जो मेरी HTML की फाइल थी इसमें मैं CSS भी डाल सकता हूँ, आपको पता होगा। हेड के अंदर मैं स्टाइल टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर CSS लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे वो CSS यहाँ पर मुझे चाहिए तो मुझे किस तरीके से लिखना होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर टैग लगाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल सीट, ये हम लिख देते हैं स्टाइल सीट और कॉमा यहाँ पर दे देते हैं हम स्पेस लगा के HREF इक्वल टू उस फाइल का नाम स्टाइल डॉट CSS। अगर वो फाइल आपकी उसी लोकेशन पर है तो सिर्फ आपको यहाँ पर नाम और एक्सटेंशन देना पड़ेगा फाइल का। लेकिन हो सकता है कि अब कई बार क्या होता है कि आप वो फाइल एक CSS फोल्डर के अंदर रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वो पैरेलल वाला पाथ भी देना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा उस फोल्डर का नाम, उसके आगे अगर वो किसी फोल्डर में फाइल है तो आपको पहले फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा और फिर उस फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, यानी उसका पूरा पैरेलल वाला पाथ आपको देना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है आपको एक्सटर्नल फाइल लिंक करवाने का, जो है आपकी CSS फाइल। तो तीनों तरीके की CSS मैंने आपको बता दी, इनलाइन CSS किस तरीके से लगती है, इंटरनल CSS किस तरीके से लगती है और आपकी एक्सटर्नल CSS किस तरीके से लगती है। तो ये तरीका होता है एक्सटर्नल CSS लगाने का। आप मल्टीपल एक्सटर्नल CSS भी लगा सकते हो, जैसे आपको स्टाइल डॉट CSS चाहिए, एक और भी फाइल है आपकी style1 डॉट CSS, आप उसको भी ऐड करना चाहते हैं तो उसको नई लाइन में ऐड कर लीजिए। तो पहले मैं ये स्टाइल डॉट CSS यहाँ पर लगा के हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पेज के ऊपर जो हमारा ये डिव था या फिर हमारा बॉडी था, क्या उसके ऊपर अभी भी CSS अप्लाई हो रही है या फिर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो चलिए उस पेज को चलते हैं और फिर से कर लेते हैं रिफ्रेश। अब भी आप देखोगे तो अभी भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी CSS अभी भी प्रॉपरली अप्लाई हो रखी है, बट अभी जो हो रही है CSS वो हो रही है एक्सटर्नल CSS। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ सपोज, देखिए मैं यहाँ पर नाम बदल देता हूँ style1 डॉट CSS। अब आप देखेंगे तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो CSS गायब हो चुकी है, क्योंकि उसको प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पर यही लगा देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। अब हम चलते हैं तो ये हमारा पेज फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि CSS को उसने वहां से लिंक कर लिया है। अब फायदा क्या हुआ, देखिए सपोज मैं एक और पेज बनाता हूं, उसके ऊपर भी मुझे बैकग्राउंड में सियानी रखना है। सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ एक न्यू पेज, यहाँ पे मैंने लिया HTML और यहाँ पे लिया मैंने बॉडी और बॉडी खत्म। सपोज मैं कुछ नहीं लिख रहा, बस एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ HTML पेज का। अब देखिए इस पेज के अंदर एक हेड हम बना लेते हैं, हेड, और इस हेड के अंदर ये हेड। अब इस हेड में सपोज देखिए मुझे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना था इस पेज में भी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ वो CSS इंक्लूड कर लूंगा, ये जो स्टाइल डॉट CSS है। तो जैसे मैंने यहाँ करा था उसी तरीके से मैं उस पेज में भी कर लूंगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये पूरा पाथ और यहाँ पर भी मैं वो डाल देता हूँ। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, इस पेज में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका CSS-intro2.html, ये मेरा पेज है 2। इसके अंदर भी देखिए वो CSS ऐड हो गई, इसका मतलब उस CSS की जो प्रॉपर्टी थी वो इस पेज पे भी अप्लाई हो जाएगी। अब फायदा ये हुआ कि सपोज मुझे दोनों पेज का बैकग्राउंड कलर करना है कल को सियान से पिंक, तो मुझे दोनों पेज में जाके चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टाइल में जाके एक जगह कलर चेंज कर देना है। ये होता है बेनिफिट CSS का। तो चलिए इस पेज को देख लेते हैं कि क्या इस पेज के ऊपर भी वो CSS अप्लाई हो चुकी है क्या। तो हम इस फोल्डर में जाते हैं और intro2 वाली फाइल खोल के देखते हैं, तो उस पेज का भी जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, सियान कलर। अब देखिए मुझे दो पेज है मेरे पास, एक है ये इंट्रो, एक है ये intro2। अगर मुझे दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मुझे दोनों की जो HTML फाइल है उसमें जाके चेंज नहीं करना, बल्कि मैं स्टाइल में जाके यहाँ पे कर दूंगा चेंज। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, लेट्स से।
तो अब आप देखिए एक की जगह चेंज करने से मेरे दोनों HTML फाइल में चेंज हो जाएगा। देखिए ये भी ब्लू हो गया और आपका वो वाला पेज देखोगे तो वो भी ब्लू हो चुका है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन एक जगह लिखी हुई थी। ये होता है मेन बेनिफिट CSS अप्लाई करने का। तो आई होप कि जो मैंने आपको समझाया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उनका सॉल्यूशन करूँ। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से टैग इसके अंदर होते हैं या प्रॉपर्टी होती हैं, वो आप सीख सकते हो। तो मैं उनको जस्ट यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। अभी अगर आप बोलोगे तो मैं फिर उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम कई सारी बातें करेंगे, जैसे कि कौन से टैग होते हैं, वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो मेनली जो होते हैं आपके इसके अंदर, एक तो आपके फॉर्मेटिंग के टैग होते हैं। फॉर्मेटिंग के टैग जैसे आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है ना, तो वो मैं आपको नोट्स दूंगा, उसके अंदर ही लिखा हुआ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और दूसरे इंपॉर्टेंट टैग होते हैं मार्जिन वाले। मार्जिन के बहुत इंपॉर्टेंट टैग होते हैं। मार्जिन मार्जिन सेट करना है बॉटम से, टॉप से, फ्रंट, लेफ्ट से, राइट से, वो सारे मार्जिन वाले टैग होते हैं। फ़ॉन्ट के टैग होते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस के टैग होते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है CSS अप्लाई करने के। रेस्पॉन्सिव समझ रहे होगे, जो स्क्रीन का साइज है वो अपने हिसाब से रिजोल्यूशन सेट कर लेता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द स्क्रीन, आप किस स्क्रीन के ऊपर वो पेज खोल रहे हो। तो ये सारे मैं आपको टैग दे दूंगा। दूसरा जो सेलेक्टर होते हैं, सेलेक्टर मैंने आपको 3 तो करके ही दिखा दिए। पहला है आपका टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर जो होता है आपका, यानी कि आप जो है टैग सेलेक्टर का मतलब है आप सिर्फ, आपको बॉडी पे लगाना है तो आप बॉडी लिखिए और उसके साथ फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर जो है इस टैग पे वो अप्लाई हो जाता है। तो जहां जहां पर भी ये टैग होगा, जैसे बॉडी तो पेज के अंदर एक बार ही होता है, लेकिन सपोज आपने H1 टैग के ऊपर लगा लिया, तो H1 जहां पर भी आ रहा होगा वहां पर उस पेज के अंदर वो, जहां पर आपने CSS अप्लाई करी है, हर जगह वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। दूसरा होता है आईडी। आईडी मैंने बताया था हैश। हैश लगाने के बाद जैसे सपोज आपने ID1 दिया, तो जिस भी कंट्रोल की ID1 होगी उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। तीसरा मैंने बताया था आपको डॉट। डॉट होता है आपका क्लास के साथ, ये मैंने बताया नहीं बट आप ट्राई आउट कर सकते हो। डॉट जैसे मैंने ले लिया सपोज C1, तो जिस कंट्रोल की जो ID क्लास है, क्लास का नाम C1 होगा, उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी जो हमने यहाँ पर दी हुई है। उसी तरीके से एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, यानी ये सब कंट्रोल पे लग जाएगा। जैसे मुझे पूरे पेज के अंदर सबका फॉन्ट का कलर सेम रखना है तो मैं उसे स्टार से भी दे सकता हूँ। अगर मुझे 2 टैग के ऊपर, 2 ID के ऊपर इस तरीके से सेम रखना है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। आप 2 पे इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे ID1 पे भी लगाना है और ID2 पे भी, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। इसका मतलब ID1, ID2, यानी अब इसके अंदर जो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो आपका ID1 पर भी अप्लाई होगा और वो आपका ID2 पर भी अप्लाई होगा। ये होते हैं हमारे ग्रुप सेलेक्टर। तो ये मैंने सेलेक्टर के बारे में बताया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे टैग हैं, आप बैकग्राउंड कलर किस तरीके से बदल सकते हो, आप फ़ॉन्ट किस तरीके से सेट कर सकते हो, मार्जिन किस तरीके से दे सकते हो, और भी फॉर्मेटिंग के बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बोल्ड और ये तो बताए बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, है ना, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट की भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो। आपको लाइन के बीच में गैप कितना रखना है, वर्ड की स्पेसिंग कितनी रखनी है, लाइन की हाइट कितनी रखनी है, ये बहुत सारे फॉर्मेटिंग के टैग हैं, एट्रीब्यूट हैं, प्रॉपर्टी हैं। वो मैं आपको एक PDF फाइल में दे दूंगा। आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी ईमेल ID कमेंट बॉक्स में छोड़नी है, सो दैट मैं उस पर आपको वो फाइल भेज सकूँ, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई होप कि जो आपके डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। इसकी एक और क्लास में प्लान करूंगा जिसमें मैं आपको अपलोड करूंगा CSS की सेकेंड यूनिट, यानी कि जो है यूनिट नंबर 5 आपके सिलेबस में, उसमें मैं आपको बताऊंगा CSS फ्रेमवर्क के बारे में। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।